तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी का पेपर होने वाला है 18 मई 2022 को। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं एक सैंपल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए जियोग्राफी सब्जेक्ट का, जिसको हिंदी में आप भूगोल बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका 18 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस पेपर करवा दिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 कह लीजिए है, या सैंपल पेपर भी आप कह सकते हैं, या प्रैक्टिस पेपर भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी, यानी कि ये 4 प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर्स को नहीं देखा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे ये वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लीजिए, देन इन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 18 मई 2022 को, उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, हिंदी में आप इसको भूगोल सैद्धांतिक कहते हैं, यानी कि जियोग्राफी थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं सिंपली, और जिसका कोड है आपका 029। ये जो जियो का पेपर होगा आपका जियोग्राफी का, ये 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें जो आपके अधिकतम अंक रहेंगे, यानी ये जो पेपर होगा आपका 35 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 1 है। इस तरह से कोड लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा, कुछ यहाँ पर बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी। नीचे चले तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो पेपर है इसके अंदर छपे हुए जो पेज है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो 10 है, और एक आपको मैप यानी कि मानचित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ और बातें बता रखी है, यानी कि ये जो जियो का पेपर है इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 मिनट का टाइम आपका पढ़ने के लिए दिया जाता है पेपर को, और उसके बाद आपको पेपर करना होता है। नीचे चलते हैं तो हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का सामान्य निर्देश लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ इजी तरीके से। तो देखते हैं बच्चों सामान्य निर्देश को इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बायलिंगुअल यानी कि अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, जिसको सामान्य निर्देश को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो आपका जियोग्राफी का पेपर होगा, समझिए ध्यान से, ये बटा हुआ होगा, डिवाइड होगा 5 सेक्शंस के अंदर। सेक्शन ए बी सी डी और ई, खंड क ख होता है ना, ए बी जो आप कहते हैं, इस तरह से 5 सेक्शन में बटा हुआ होगा। सेक्शन ए जो होगा आपका, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, ये सेक्शन ए के अंदर आएंगे आपके, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, इनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे अथवा वाला लगा करके। उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जो सेक्शन बी होगा आपका, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न होगा आपका ये। उसके बाद है सेक्शन सी आपका, जो कि आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन सी के अंदर आएंगे, ये होंगे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन डी आपका, जो सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक जो होंगे ना क्वेश्चन, ये सेक्शन डी के अंदर आएंगे, और ये लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनकी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ क्वेश्चन आप जिसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला है सेक्शन ई, लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन है सॉरी, सेक्शन ई में आपका 10वां क्वेश्चन होगा, केवल मैप वाला क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है, आएगा। तो इस तरह से आपके जनरल इंस्ट्रक्शन थे, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हमारा सेक्शन ए की तरफ, जिसको आप हिंदी में खंड ए बोलते हैं, जो कि होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर मतलब पूछे जाएंगे आपसे। तो इस सेक्शन के अंदर आपको बच्चों 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और टोटल आपका ये जो सेक्शन है ये 6 नंबर का है। इस सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से सही तरीके से, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जो लौह इस्पात उद्योग होता है, ठीक है, वो आधारभूत उद्योग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो लौह इस्पात उद्योग के अंदर एक तरह से आप मान लीजिए लोहा
या इस तरह की चीजें जो है ये एक बेसिक चीज है। अगर आपको कोई भी मशीन बनानी है, कोई गाड़ी बनाना है या कोई भी चीज चाहिए, तो आपको ये जो लौह इस्पात उद्योग से चीजें लेनी पड़ेंगी, तभी आप अपने सामान को बना सकते हैं। इसीलिए आधारभूत उद्योग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। देखिए उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि लौह इस्पात उद्योग के उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे लौह इस्पात उद्योग जो होता है ना, वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है, अतः यह सभी उद्योगों का आधार है, एक बेस है बच्चों। इसके बिना सारे उद्योग जो है ना अधूरे हैं, आप ये कह सकते हैं, लौह इस्पात उद्योग के बिना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरह से है कि ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं जिनका संबंध ज्ञान से होता है, मतलब ज्ञान से संबंधित जो क्रियाकलाप होता है ना उनसे होता है, जैसे कि शिक्षा, सूचना, जो शोध होता है यानी रिसर्च होता है, विकास, डेवलपमेंट वगैरह जो होता है। ये चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन करना होता है, शोध करना होता है, विकास के लिए नए विचार देना होता है। ठीक है, साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, ये सारा चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आपके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसी के बाद आगे चले तो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि होम शेयरिंग जो है क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए होम शेयरिंग क्या होता है बच्चों। आपका उत्तर है कि किसी कंपनी द्वारा अपने जो कर्मियों होते हैं यानी कि जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनको घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शेयरिंग जो है आपका वो कहलाता है। यह सूचना प्रक्रम क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं उनमें अधिक प्रचलित है। घूम गया ना आपका दिमाग एकदम। कई बच्चे मैंने देखा है, जब मैंने अपना बोर्ड दिया था 2019 में, ठीक है, तब उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है उस टाइम या उससे पहले वाले साल में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे को जब नहीं पता था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार होम शेयरिंग मतलब यही होता होगा कि घर को एकदम शेयर करते होंगे, बांट के रहते होंगे, पीजी टाइप में होता होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये क्या होता है ना, ये वर्क फ्रॉम होम जो होता है आपका, WSFH जो होता है, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से बैठ करके काम कोई कर सकता है, इसकी सुविधा प्रदान करवाता है कोई भी कंपनी, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। तो ये होता है बच्चों होम शेयरिंग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं, कई बार मैंने बोल दिया ये बात कि अगर आप पेपर करते हुए आपको फंसेंगे ना आप, यानी कि अटकेंगे, जो आप अटकते हैं तो वो किस में अटकेंगे, जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है उनके अंदर आप ज्यादा फंसेंगे। ध्यान रखिएगा, ज्यादा फंसेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। जितना मैं करवा रहा हूँ इनको तो बहुत अच्छे से करिएगा, और इसके अलावा जो आपको करना है, जहां से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं तीन प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। सड़क परिवहन जो होता है हमारा, उसकी तीन समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनका आपको वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों, सड़कें जो होती है ना, प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब मौसम में, खराब मौसमी दशाओं में अनुपयोगी होते हैं। यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, सुनामी उनामी आ गया तो सड़क टूट जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि खराब मौसमी दशाओं में, मान लीजिए बहुत तेज की आंधी आ रही है जिससे कि आप आगे देख ही नहीं सकते, तो आप सड़क पे नहीं चल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। तो यहाँ पर ये अनुपयोगी होते हैं, मतलब इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। उसके बाद है यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता है और फलस्वरूप सड़कों पर दबाव पड़ता है। यानी कि जितना ट्रैफिक है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है सड़क, क्योंकि सड़क बहुत लिमिटेड मात्रा में ही हम बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप समुद्र में देखेंगे तो बिल्कुल फ्री है, आप कहीं भी जाइए। ठीक है, आप अपना समुद्र में बोट उतारिए और परमिशन लीजिए, अगर आप दूसरे देशों की सीमा में घुस रहे हैं तो, और जाइए आप, कोई उसमें रास्ता उस्ता बनाने की जरूरत नहीं है। एरोप्लेन का आप देखेंगे तो आपका कोई ऊपर घर वर नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत होगा, लेकिन सड़क जो है ना लिमिटेड मात्रा में, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए जमीन एक्वायर करना पड़ता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या होता है ना, ट्रैफिक बढ़ता है।
ठीक है, और इस पे सड़कों पे दबाव बढ़ता है, ठीक है, तो ये एक समस्या है सड़क परिवहन की। उसके बाद है अगला कि सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है, सड़क का जो भी हम अगर कहीं सड़क बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। जैसे कि आप हाईवे वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपसे टोल कलेक्ट किया जाता है। वो टोल क्यों कलेक्ट किया जाता है? टोल इसीलिए कलेक्ट किया जाता है, टोल टैक्स, की सड़कों का जो हाईवे का रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो किया जा सके गवर्नमेंट के थ्रू। कई बार प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको आप हिंदी में खंड बी भी कहते हैं। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, स्रोत आधारित प्रश्न होगा। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो क्वेश्चन जितने अभी जो स्रोत नीचे दिया गया है, सॉरी, उसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चनों का आंसर देना है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जो स्रोत दिया गया है ये है उपग्रह संचार के बारे में स्रोत है। यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा, ठीक है। तो देखिए 4.4 में पूछ रहा है कि उपग्रह संचार ने मानव जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। तो देखिए उपग्रह संचार ने जब ये आया है ना, तो इसके आने के बाद मानव जीवन जो है सरल हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं संचार के लिए मानव का जीवन जो है वो बहुत सरल हो गया है। तो ये लिख सकते हैं एक नंबर के अंदर, ये एक नंबर वाली क्वेश्चन है आपके। उसके बाद आगे है कि किन्हीं 2 ऐसे यंत्रों के बारे में बताइए जिनसे आप अपने मित्र से बात कर सकते हैं। तो मोबाइल और कंप्यूटर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आपके द्वारा टीवी जो टेलीविजन होता है उस पर देखे जाने वाला कोई एक पसंदीदा चैनल का नाम बताइए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया रिपब्लिक भारत, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आज तक लिख सकते हैं, स्टार गोल्ड लिख सकते हैं, जी टीवी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में खंड सी भी कहते हैं, जिसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी में बोले तो लघु उत्तर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सो कि आपको दो क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का, टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन एक तरह से कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरी सिंचाई के प्रारंभ होने से उसकी पारिस्थितिकी अवस्था जो है, सॉरी, अर्थव्यवस्था जो है तथा समाज रूपांतरित हो गया है, इस कथन का विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। तो समझते हैं बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर। देखिए कमान क्षेत्र में सिंचाई जो हमारा हुआ था वो क्रमशः 1960 से लेकर 1980 में शुरू हो गया था, और सिंचाई के प्रसार में यानी कि जैसे जैसे सिंचाई हमारा बढ़ा खेतों वगैरह में, इन सब क्षेत्रों में जहाँ शुष्क क्षेत्र थे यानी सूखे क्षेत्र थे, तो इसकी पारिस्थितिकी हमें और अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया, मतलब चीजों में चेंजेस वगैरह देखने को मिले। उसके बाद है पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसके कारण मृदा में लंबे समय तक नहीं उपलब्धता संभव हो सकी, ठीक है। फलस्वरूप वनीकरण और चारागाह जो था कार्यक्रमों में भूमि हरी भरी हो गई, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं वायु अपर्दन, वायु नहीं है, मृदा अपर्दन होगा, यहाँ पर गलत टाइप है। मृदा अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया धीमी पड़ गई और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई तथा बोए गए क्षेत्र का विस्तार और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चना ने ले लिया। कृषि पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है कि भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ था और इसका विस्तृत वर्णन आपको करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। तो भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है, यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है और यह 760 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व जैसे कि धाराओं से, व धाराओं से, 2000 पुलों से एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी देखी जा सकती है। इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल है। तो इस तरह से आप कोंकण रेलवे के बारे में लिख सकते हैं, कई बार ये पेपर में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको वो वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं।
कि भारतीय रेल की मुख्य समस्याएं क्या क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टिब्बे लिखा है, यानी वो टीले वगैरह हो सकता है। इसके कारण वन प्रदेश व दलदली क्षेत्रों में रेल मार्ग जो होता है ना, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, आपके दलदल वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, जंगली क्षेत्र हो गए, यहाँ पर रेल मार्ग यानी कि रेल की लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने बिछा भी दिया ना, सपोज दैट ये आपने एक दलदल वाली जमीन पे इतना बड़ा रेल मार्ग बिछा दिया, तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक बार बिछा दिया और उसको भूल जाइए, टाइम टाइम पे उसका मेंटेनेंस भी होगा, क्योंकि हर टाइम उस पे से ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं भारतीय रेलवे की मुख्य समस्याओं में। उसके बाद अगला है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जगह जगह नदियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, और वहां पर नदियों के ऊपर से अगर हमें ट्रेन को ले जाना है तो पुल को बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत खर्चीला पड़ जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। भारत का जो रेलवे है उसका पुराना संरचनात्मक ढांचा भी एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं आपको है। यानी कि जो भारतीय रेलवे है ना, उसका जो ढांचा है, संरचनात्मक ढांचा, जो बनावट है, बहुत पुरानी रही है। अंग्रेजों के टाइम से ही हमारे यहाँ पर रेल चलती आई है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी समस्याएं लिख सकते हैं रेलवे की। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। जितना ज्यादा आपका लाइक होगा उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खंड डी। इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी हिंदी में बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, और टोटल आपका 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और सेवा क्षेत्र के 5 घटकों की व्याख्या आपको करनी है, और इसको करते हुए कथन का विश्लेषण भी आपको करना है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर किसी देश के आर्थिक विकास में सेवाओं का क्या महत्व होता है, जैसे कि वाणिज्यिक सेवाएं, यानी कि विज्ञापन, कानून सेवाएं, ठीक है, कानूनी सेवाएं, सॉरी, जनसंपर्क, परामर्श की सभी सेवाएं का विशिष्ट उद्देश्य और लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो ये वाणिज्यिक सेवाएं हो गई। फिर आता है आपका बीमा वगैरह, ये सारी चीजें हमें सर्विस देखने को मिलती है वाणिज्यिक चीजों में। आवासीय, भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों का क्रय विक्रय, यानी कि जो संपत्तियां होती हैं, जो चीजें होती है, जमीनें बेचा या खरीदा जाता है, इससे आर्थिक विकास में ये सारी चीजें योगदान देता है, ठीक है। पूरे देश के लेवल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आगे उत्पाद और उपभोक्ता जो होता है उसको जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार तथा रख रखाव, सौंदर्य प्रसाधक तथा मरम्मत के कार्य जैसी सेवाएं उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका बच्चों यहाँ पर चौथा वाला, आप देख सकते हैं कि परिवहन और संचार सेवाएं, रेल, सड़क, जहाज और वायुयान सेवाएं जो होती है ना, आधुनिक समाज के लिए वस्तुओं के उत्पाद, वितरण और उपभोग में सहायता करती हैं। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है, ठीक है। संचार सेवाएं तीव्र गति से संदेश प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, ठीक है। मनोरंजन का सेक्टर कितना अहम होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सरकारी सेवाएं आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, कि सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान जो है उसके उपाय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। संकुलन क्यों हो जाता है उसको पहले समझते हैं। सड़कों पर जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित नहीं हो पाता है तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है, और इसे सड़कों पर जाम लगने भी हम लोग कहते हैं। यानी कि जो सड़क होता है हमारा, जो रोड होता है ना, वो उस पे इतनी ज्यादा गाड़ियां आ जाती है जिसको वो झेल नहीं पाता है, तो इससे जाम लग जाता है। इसे ही हम लोग सड़क संकुलन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, या जाम कह लीजिए।
तो ये हो गया हमारा सड़क संकुलन। यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं जियोग्राफी की लैंग्वेज में। उसके बाद आगे देखिए, सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार व परिवहन के दूरस्थ मार्ग का विकास। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या देख रहे हैं, परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय, यानी कि ये जो जाम वाम लगता है ना, इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि बस जो सेवाएं हैं और ये सारी जो परिवहन की सेवाएं हैं उनको ठीक करें। जो सार्वजनिक रूप से जो चीजें चलती है ना, बस मेट्रो, इन सबको इतना अच्छा बेहतर बना दे कि लोग पर्सनल व्हीकल ज्यादा यूज ना करें। अगर ज्यादा लोग अपनी गाड़ी यूज नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो इससे जाम बहुत कम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो एक ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है कि सड़कों को चौड़ा करना व उनकी गुणवत्ता को सुधारना। यानी जो सड़कें होती है ना बच्चों, एक उनको हम लोग चौड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए एक सड़क इतना छोटा है, ठीक है, और एक सड़क इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इस सड़क पे तो जाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है सो कि आपको जाम नहीं देखने को मिलेगा। तो एक तो सड़कों को हम लोग चौड़ा बना सकते हैं जाम को रोकने के लिए, और उनकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है अगला, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण। यानी कि पुल बना सकते हैं, फ्लाईओवर वगैरह बना सकते हैं, दोहरे वाहन मार्ग यानी कि इसी तरह से चीजें जो होते हैं ना, बाईपास वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं, जिससे कि जो है सो कि जाम को कम किया जा सके बच्चों। और आगे चलते हैं, अगला देखिए, उच्चतर पार्किंग शुल्क लगाकर निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना। यानी कि हाई, आप जो पार्किंग का कॉस्ट लेते हैं 20 रुपया 50 रुपया, उसको डायरेक्ट 500 रुपया 600 रुपया कर दीजिए, जिससे कि जो पर्सनल व्हीकल लेकर के लोग ज्यादातर निकलते हैं, जो काम से निकलते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऐसे ही घूमने के लिए इस तरह से निकलते हैं उनमें थोड़ी कमी लाई जा सके, जिससे कि क्या होगा बच्चों, ज्यादातर हमें सड़कों पे जाम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सड़कों का जो संकुलन होता है इसकी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आपको 8वां क्वेश्चन नहीं आता तो 8वें का आप अथवा कर सकते हैं बच्चों। अब अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों कि जल परिवहन संसार का सबसे सस्ता एवं उपयोगी परिवहन का साधन है, ये कैसे है, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, जल परिवहन की विशेषताएं समझते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्यों है। परिवहन का साधन, परिवहन मतलब बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, परिवहन का मतलब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना, किसी भी परिवहन के साधन का इस्तेमाल करके, चाहे आप जल परिवहन यानी जल में जो चीजें चलती हैं, बोट वोट या फिर शिप विप, उससे जा सकते हैं। जो सड़क परिवहन होगा उसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका बाइक, कार, इस तरह से चीजें, ट्रक वरक आएगा। और वायु परिवहन में एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी परिवहन का साधन इस्तेमाल करके जाना, ये परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और उसी में हम लोग बात करने वाले हैं जल परिवहन के बारे में, यानी कि जो पानी होता है ना आपका, पानी, ठीक है, जो जल होता है आपका, इसके अंतर्गत हम लोग कोई अगर नाव वगैरह चलता है आपका, या कोई भी शिप चलती है, तो ये सस्ता क्यों पड़ता है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जल परिवहन ही इस्तेमाल होता है। तो ये क्यों होता है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं बच्चों। तो देखिए, जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। अब देखिए ये क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक समुद्र को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या ड्रॉ कर दिया, मेरी ड्राइंग सही में बहुत खराब है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक नदी है, मान लीजिए आप, ठीक है, तो नदी में हमें कोई थोड़ी ना जगह या रास्ता बनाने की थोड़ी ना जरूरत है। नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है। ये एक समुद्र है तो ये तो अपना रास्ता खुद बनाएगी। अब इसमें मान लीजिए ये बोट चलाना है, तो हम इजीली ये वाला बोट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ फिर आएगा, यहाँ फिर आगे बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया कि हमें इसमें जल में क्या होता है, जल परिवहन के अंतर्गत जो मार्ग है, रास्ता नहीं बनाना पड़ता, जिससे कि खर्चा बचता है। दूसरा है कि महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। जो महासागर है पूरी दुनिया में, ये सभी जुड़े हुए हैं, जिससे कि इसमें बड़े से बड़े जहाज चल सकते हैं, छोटे से छोटे जहाज चल सकते हैं। तो एक ये लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगला है कि स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग में घर्षण नहीं होता है, तो ईंधन की खपत कम होती है। हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो हमारा टायर घिसता है, लेकिन जो जल में जो चीजें चलती है ना, जैसे कि जैसे बोट वोट चलता है, तो उसमें घर्षण नहीं होता है। तो ज्यादा घर्षण मतलब ज्यादा फ्यूल जो है कंज्यूम होता है। कम घर्षण होगा तो कम ईंधन की खपत होगी, कम फ्यूल हमारा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो एक ये खासियत है। और यह परिवहन अन्य साधनों से इसीलिए सस्ता भी पड़ता है। ठीक है,
और उत्माशा अंतरीप मार्ग पर यातायात कम होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो समुद्र में ज्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप बड़ी बड़ी नदियों में कोई बोट लेके निकल रहे हैं तो ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं जल परिवहन के बारे में। उसके बाद बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास का होना और कम जनसंख्या, ठीक है, एशिया और यूरोप के देशों के बीच बहुत लंबा जलमार्ग है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर और ऐड करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे कि जल परिवहन संसार का सबसे सस्ता क्यों है, क्योंकि घर्षण कम होता है, तो जाहिर सी बात है फ्यूल कम खपता है इसमें, और साथ साथ बहुत से आसानी से हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। उसके बाद अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन कि भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताइए और प्रत्येक स्रोत का एक संभावित क्षेत्र भी बताइए। अब ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं हमारे, ध्यान से समझिए। अपरंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये हमारे अपरंपरागत साधन है। यानी पारंपरिक रूप से जो हमें मिला है, जैसे पेट्रोल डीजल, ये ऊर्जा बनाने के लिए पारंपरिक रूप से मिला है, लेकिन हम लोगों ने ऊर्जा बनाने के लिए सौर ऊर्जा बना लिया। यानी कि ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये एक सोलर पैनल है। ठीक है, ये क्या है, एक सोलर पैनल है, और ये हमारा सूरज है। सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी और हम लोग इससे क्या बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिए, बिजली बना लिए। तो ये चीज हमारा सौर ऊर्जा के अंदर आएगा। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होता है, कुछ इस तरह से हम लोग पवन चक्की बना लेते हैं। पवन चक्की क्या होता है, घूमता है, जैसे जैसे ये घूमेगा, घूमता किससे है, हवा से घूमता है, हवा से घूमेगा, और इससे क्या बनता है, अल्टीमेटली बिजली बनता है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो ज्वार भाटाएं होती हैं, इस तरह से जो ज्वार आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। भूतापीय ऊर्जा होता है, जैव ऊर्जा होता है। तो ये ऊर्जा के अपरंपरागत साधन है जिन्हें हमने विकसित किया है, मानवों ने विकसित किया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अपरंपरागत जो साधन होते हैं, उनका नाम लिख दिया हमने। अब इसका देखते हैं ये सारी जो ऊर्जा है भारत के अंदर कहाँ कहाँ में मिल सकता है। तो प्रत्येक स्रोत जो है उसका एक संभावित क्षेत्र हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सौर ऊर्जा के लिए हम लोग भारत के पश्चिमी भाग में चले जाएंगे। गुजरात, राजस्थान में सूरज की गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ से हम लोग बहुत बिजली बना सकते हैं सोलर प्लांट लगाकर। उसके बाद है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा इनकी हवा वाली, तो यहाँ पर राजस्थान गुजरात को ही लेंगे, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, कर्नाटक में, यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां हैं, यहाँ पर हम लोग बिजली बना सकते हैं पवन ऊर्जा से। फिर ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा जो भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं है। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो अगला है हमारा भूतापीय ऊर्जा। इसके लिए हिमालय प्रदेश में विकसित होने की व्यापक संभावनाएं है। हिमालयी जो प्रदेश है वहां पर इसकी विकसित होने की बहुत व्यापक संभावनाएं है। उसके बाद अगला है जैव ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं है भारत के अंदर। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे 9वें प्रश्न का। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको मानचित्र आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि वही भारत के जो मानचित्र है उसमें से आपको आंसर देना है। कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैप के लिए कोशिश करूंगा अलग से सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वही है, पहला क्वेश्चन पूछा है मैप का कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क खान कहाँ पे है, तो वो है आपका बेलाडीला में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका भारत में मैग्नीज का एक प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो है आपका नागपुर में। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो है रानीगंज में। ठीक है, उसके बाद और आगे चलें तो अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत का एक प्रमुख तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, तो कर्नाटक मंगलोर में है आपका। ठीक है, उसके बाद और आगे चले तो भारत का एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, तो गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, उसके बाद और आगे चले तो गुजरात में स्थित तेल शोधनशाला कहाँ पे, तो जामनगर में है। तो इस तरह से आपका ये मैप के क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐसे ही आपको बता दिए। हमारा ये जो जियोग्राफी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 था या सैंपल पेपर नंबर 5 था, ये समाप्त होता है यहाँ पर बच्चों। तो बस बच्चों ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, बिल्कुल ही फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बगल में आप घंटी या घंटा कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे क्लिक करते ही जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो आएगा प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 के ऊपर आएगा, तो उसके लिए भी वेट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
और मैं बता दूं कि आपके लिए ऐसे ही हम कोशिश करेंगे 15 प्रैक्टिस पेपर तो आपको करवा ही दे, ठीक है। और प्लस मैं आपको मैप भी पूरी कोशिश करूंगा मैप करवाने का। तो बस यही था वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।